नमस्कार। जैसे पानी यदि थोड़ा सा गंदा रहे या उसमें कुछ प्रदूषित मात्रा में तत्व पाए जाएं तो वो साफ साफ हमें दिखाई नहीं देता है और हम ये नहीं जान पाते कि पानी के सतही तल पर क्या है। उसी तरह भारतीय लोकतंत्र में यदि पारदर्शिता नहीं रही तो क्या हम समझ पाएंगे कि सरकार की नीतियां किस प्रकार से क्रियान्वित हो रही हैं या सरकार के अंदर क्या चल रहा है, या जिन पार्टियों को हमने एक दायित्व दे के भेजा है यदि वो पारदर्शिता के साथ काम न करें तो क्या जनता को ये तक पता चल पाएगा कि वो उनके हितों के लिए हो रहा है या कुछ वर्ग के हितों के लिए हो रहा है। ये बड़ा ही एक अनूठा सा प्रश्न है जिसकी आहट तो भ्रष्टाचार से लगी जाती है कि कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता नहीं है। इस पारदर्शिता को लाने के लिए आरटीआई का एक्ट लाया गया था 2005 में, लेकिन जमीनी स्तर पर हम देखें तो बहुत हद तक आरटीआई सरकार पे लगाम लगाने में असक्षम हो पाया है। यदि कोई आरटीआई की क्वेरी करता है तो उसका जवाब उस विद इन टाइम पीरियड नहीं मिल पाता, या यदि मिलता भी है तो उसमें तमाम तरह की घुमा फिरा के बातें की जाती हैं, कभी सिक्योरिटी के नाम पर तो कभी किसी चीज के नाम पर। ऐसा लगता है कि जो कार्यपालिका है वो सब चीजों को एक दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देना चाहती है या अपने हिसाब से काम करवाना चाहती है। लेकिन जब ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ, सरकार के अंदर क्या चल रहा है। पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी, लोग उस पर अपना विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या सरकार जो नीतियां बना रही है हमारे लिए सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तभी तो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, चाहे वो 2G स्कैम हो गया, बोफोर्स स्कैंडल हो गया, या मोरबी बीच का जो कोलैप्स है ये हो गया। ऐसे ऐसे घोटाले तब होते हैं जब पारदर्शिता नहीं रहती। पारदर्शिता को रखने के लिए जरूरी है कि जो भी चीजें आप नीतियां बना रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में रखिए। इंस्टीट्यूशन, जो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, उनको स्वच्छंद होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका दीजिए, तभी आप पारदर्शिता को सही तरीके से लागू कर पाएंगे। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है कौन? पहला है कि सरकार की नीतियों को जनता तक और जो सही बात है उसको पहुंचाने का काम है मीडिया तंत्र का, मीडिया। लेकिन मीडिया में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है। यदि जब मीडिया अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करेगा तो वो किस प्रकार से इस भारत के स्तंभ में एक अहम, जो 4 स्तंभों में एक अहम स्तंभ है, अपनी भूमिका निभा सकता है। वो तो बस अपना जो दायरा है वो सरकार के ही दायरे के अंदर सिकोड़ लेता है। उसकी सोचने की शक्ति सरकार के सोचने की शक्ति तक सीमित हो जाती है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी तो चुनौती कभी कभार सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाती है। उसके पास वो सही प्रामाणिक तथ्य नहीं पहुंच पाते हैं, या तथ्य भी पहुंचते हैं तो तोड़ मरोड़ कर पहुंचते हैं, या कभी कभार कुछ व्यक्ति विशेष सरकार के दबाव में आकर जो सही निर्णय होता है वो नहीं दे पाते हैं। और कुछ लोग जो एज ए इंडिविजुअल भी दबाव में नहीं आते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो संस्था है जिसकी स्वतंत्रता को उन्हें बचा के रखना है, उसके लिए वो अपने जो अधिकारों उनका प्रयोग करते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे। और जैसे ही पारदर्शिता आएगी तो उसके साथ ही तुरंत जुड़ जाएगी अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। जब पारदर्शिता होगी तो कोई भी हो, चाहे वो जुडिशरी में बैठा कोई न्यायाधीश हो, या विधायिका हो, या कार्यपालिका हो, या मीडिया में कोई बैठा किसी अच्छे मीडिया संस्थान को चलाने वाला इंसान हो, उसकी जवाबदेही बनती है। क्या वो गलत रिपोर्ट बना रहे हैं या सही खबरों को किस प्रकार से चला रहे। उसी तरह कार्यपालिका भी जो वादे करती है क्या वो पूरा कर पा रहे हैं या केवल जनता को गुमराह कर
अपने चुनावी प्रचार प्रसार को महिमा मंडन करती है या अपनी राजनीतिक रोटी सेकती है जनता को गुमराह कर कर। उसकी जवाबदेही बन जाती है कि वो किस प्रकार समाज के लिए जो नीतियां बना है वो सही हैं। क्या वो ध्रुवीकरण की नीति अपना रही है या केवल वो चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है। उसका ध्यान विकास की तरफ न हो के केवल सत्ता पे काबिज होने का होता है। ऐसे बहुत से प्रकरण हमारी राजनीति में देखने को मिल जाएंगे जहां जवाबदेही की कोई जगह ही नहीं बचती है। यानी जिस जनता ने आपको दायित्व दिया, जिस जनता ने आप पे भरोसा किया, क्या आपका उस जनता के प्रति दायित्व नहीं बन जाता? आप कब तक नजरअंदाज करते रहोगे? आप कब तक किनारा करते रहोगे? ना कोई बड़े मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना कोई विशिष्ट अधिकारी वो इसलिए बच जाता है क्योंकि वो एक विशिष्ट वर्ग में पहुंच गया है। क्या उसको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी गई है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आएगी, उसके साथ आ जाएगी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। अब इस जवाबदेही को सुनिश्चित कौन करेगा? तो जाहिर बात है कि देश की अदालत है, उसके पास एक जुडिशियल रिव्यू का एक सिस्टम है। वो चेक करेगा कि आपने जो नीतियां बनाई वो क्या जनता के हितों में है, क्या आप उसके लिए कितने हद तक जवाब दें। लेकिन उसके भी अपने दायरे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर रखा गया है कि हर अंग एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो सेपरेट भी हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी ध्यान में रखना है। तभी तो देखते हैं कि हमें एक जुडिशियल एक्टिविज्म कभी कभार देखने को मिलता है। जब विधायिका सही से काम नहीं करती, कार्यपालिका सही से काम नहीं करती, तब सुप्रीम कोर्ट को एक एक्टिविस्ट की तरह आगे आना पड़ता है। तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहने लगते हैं हम लोग। लेकिन उसकी भी मजबूरी बन जाती है। यदि आप सही से नीतियां अपनाएं, आप सही से नीतियों का क्रियान्वयन करें तो भला जुडिशियल एक्टिविज्म होगा क्यों? फिर जैसे यदि हम जवाबदेही की जो व्यवस्था है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको सही तरीके से कर लें तो सारी चीजें हूबहू सही हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि चुनाव में जो फंडिंग होती है वो 75% जो होती है वो अननोन सोर्सेस होती है। इसकी रिपोर्ट जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक संस्था है, ADR एंड इलेक्शन वॉच ने दी थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग होती है उसका 75% जो हिस्सा होता है वो एनोनिमस होता है। यानी किसी को पता ही नहीं कि उस जो फंडिंग है उसके लिए स्रोत कहां से आया, वो किसके द्वारा की गई है और इसके लिए कितनी कमेटियां बनी, लेकिन उनके सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी एक नई स्कीम आई, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम। इसमें भी केवल जो सत्ता पक्ष पार्टी है उसके लिए बहुत ही सहूलियत बना दिया गया है कि जो डोनर है उसकी गोपनीयता को हमें गोपनीय रखना है। तो भला कैसे जान पाएंगे कि आपको जो ये फंडिंग मिल रही है उसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन कहाँ है? और यहां तक कि आपने इस अपनी फंडिंग को और भी ज्यादा व्यापक बनाने के लिए एक डेजिग्नेट बैंक ही रखा है और उसकी ऑडिट अभी तक नहीं हुई है कि जो बॉन्ड की जो फंडिंग हो रही है उसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन है, कितने लोगों ने कहां से। जब तक ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी जनता को कैसे पता चलेगा? और जाहिर बात है कि जो लोग फंडिंग कर रहे हैं वो सत्ता पक्ष के समक्ष झुक जाएंगे और सत्ता ऐसी होगी कि जो केंद्र में सत्ता होगी उसको ज्यादा फायदा होगा और सारी चीजों की जो रीजनल पार्टियां हैं वो विलुप्त सी हो जाएंगी। उसी तरह यदि आप और भी तरीकों में जाएं जिसमें गोपनीयता, यदि कोई मसौदा तैयार होता है, जैसे रफाल का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी लेटेस्ट में था, तो उसमें सरकार ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ठीक है, आप राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, उसकी टेक्नोलॉजी को आप मत बताइए, उसके जो फीचर्स हैं उसको मत बताइए, लेकिन जो प्राइस डील हुई है वो तो आपको बताना पड़ेगा। जनता को पता चले कि जो उनके ही टैक्सेस से पैसा है, जो उनके पब्लिक एक्सचेकर से पैसा है, क्या वो डील सही थी, क्या वो राष्ट्र हित में थी या किसी के व्यक्तिगत हित में थी। ये सारी चीजें एक पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेगा। फिर जब ये सब
ट्रांसपेरेंसी के बाद अकाउंटेबिलिटी के बाद ऑटोमेटिक स्वतः ही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी लोग अपना काम जब सही तरीके से करेंगे तो जाहिर बात है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, चाहे वो सोशल डोमेन में हो, पॉलिटिकल डोमेन में हो या इकोनॉमिक डोमेन में हो। जब रूल ऑफ लॉ सही रहेगा तो समाज के जो नागरिक हैं वो सही तरीके से अपना काम करेंगे, तो जाहिर बात है समाज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वहाँ क्राइम रेट कम हो जाएंगे, वुमेन्स की प्रोटेक्शन रहेगी, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सारी चीज़ें एकदम सही रहेंगी। जो लोग उस क्षेत्र में डेजिग्नेटेड हैं वो अपना काम सही से करेंगे, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पॉलिटिकल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े? जब राजनेता जवाबदेह होंगे, जवाबदेह होंगे यानी वो अपना काम सही से करेंगे, अपने अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के जो सवाल हैं उनका समाधान करेंगे और अपने द्वारा जो निहित कर्तव्य है, निर्धारित कर्तव्य है, उनका पालन करेंगे, तो जाहिर बात है पॉलिटिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब ये सब सारी चीजें होंगी तो ये सारी एक नीतियों, सही नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़े, हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। लेकिन इन सब चीजों को जब हम समावेशित करते हैं तो टैप का वही कॉन्सेप्ट मैंने दिया है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू प्रोडक्टिविटी, यानी हमें जो भी पोटेंशियल है उनको एक तरीके से कैप्चर कर लेना है। वो किसके द्वारा? इन 3 मेथडों के द्वारा, टैप। तो जब हम टैप को अपनाएंगे तो जाहिर बात है हम अपने भारत को समृद्ध बनाएंगे, लोकतंत्र को समृद्ध। लेकिन इसके लिए बहुत आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि और आवाज इसके लिए उठनी चाहिए। जब तक आवाज नहीं उठेगी तो परिवर्तन नहीं होगा। कहीं आपने देखा होगा आर्थिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन हो, उसमें कभी भी परिवर्तन हुआ है तो उसके लिए आवाज उठनी चाहिए। आवाज कौन उठाएगा? ये देश की जनता, क्योंकि यहीं से आवाज उठती है। एक जन आंदोलन किसी भी चीज के खिलाफ हो तभी वो आवाज बनकर एक व्यापक रूप लेगी, वरना एक इंडिविजुअल के कहने से तो बहुत चीजें नहीं बदलती हैं। इसके लिए एक जन आंदोलन को एक सुचारू, क्योंकि सारे राजनेता और सारे जो लोग उच्च और विशिष्ट पदों पर बैठे हैं उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, और तभी हमारे जो लोकतंत्र के हैं वो एक विकसित होगा और हम एक समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।